बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए और इस अहम टॉपिक पे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपसे मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि जो ये कानून है, इसमें एक ऐसा क्या है जिसको लेकर जो मुसलमान तबका है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है? देखिए, किसी भी इंसान की जेब काटी जाएगी, उसका घर लूटा जाएगा, या किसी ग्रुप का घर लूटा जाएगा, उसकी जेब काटी जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी छीनी जाएगी, तो वो नाराज़ और दुखी तो होगा ही। और वो भी गैर कानूनी तरीके से, मतलब लूट मार तो गैर कानूनी तरीके से ही होती है, तो वो नाराज़ होगी, इसीलिए नाराज़ हैं। मगर ये जो काम है, जो ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार कर रही है, और इससे पहले भी बहुत सारी सरकारों ने किया, ऐसा नहीं है कि इससे पहले सब लोग बहुत ईमानदारी से काम कर रहे थे, लेकिन इस सरकार ने पिछले 10 सालों में लूटमार सी मचा दी है देश में। हर एक तरह, जिस तरफ आप रुख करके देखेंगे आपको लूटमार ही लूटमार नजर आएगी, चाहे वो नोटबंदी की लूटमार हो, चाहे जितनी भी सरकारी प्रॉपर्टीज हैं वो संपत्तियां अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को देने का मामला हो, मतलब लूट के ही देने का मामला हो, चाहे बैंकों से लाखों लाखों करोड़ रुपए के लोन माफ करने का मसला हो, मतलब एक नहीं है। चाहे चाइना के हाथों पूरा देश जो है एक तरीके से अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों ने जो पॉलिसीज बनवाई हैं, आज अगर 1 रुपए का व्यापार होता है तो 85 पैसे का फायदा चाइना को होता है, 15 पैसे का फायदा भारत को होता है। तो ये पूरे देश की संपत्ति को लूट कर अपने दोस्तों और देश के दुश्मनों के हाथ में बेचने का काम ये सरकार पिछले 10 साल से लगातार कर रही है। और अब वक्फ की प्रॉपर्टीज का जो सवाल है, जी, आपने देखा होगा कि डिफेंस तक की लैंड जो है, इसको इस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। डिफेंस तक की लैंड जो है अयोध्या तक में सरकार ने अडानी के हवाले कर दी, रामदेव जो बाबा अपने आप को बोलते हैं उनके हवाले कर दी। इसी तरीके से रेलवे की भूमि अडानी के और दूसरे जो इंडस्ट्रिस्ट हैं उनके हवाले बड़े लेवल पे हो रही है, और रेलवे को भी प्राइवेटाइज करने की कोशिश पूरी ताकत से जारी है। एयरपोर्ट तो ज़्यादातर प्राइवेटाइज हो ही चुके हैं, और एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो हजारों हजारों एकड़ ज़मीन थी वो अडानी और दूसरे लोगों के हवाले कर दी गई। वक्फ जो आज के हालात हैं, मेरा ऐसा मानना है कि ये जितने भी, चाहे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो या दूसरे सर्वे हों, ये वक्फ की जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं उसको सही तरीके से आकलन उसका करके नहीं बताते हैं। वक्फ की प्रॉपर्टीज जो हैं देश में सबसे बड़ा लैंड बैंक है, लेकिन तीसरे नंबर का लैंड बैंक तो सभी मानते हैं, सबसे पहले डिफेंस, उसके बाद रेलवे, उसके बाद वक्फ। तो अब डिफेंस और वक्फ, जो रेलवे की लैंड तो सरकार ऑलमोस्ट सारा उनको मतलब बंदरबाट कर ही चुकी है, तो अब वक्फ पे निगाहें तो आनी ही थी ना, क्योंकि वो तीसरा सबसे बड़ा लैंड बैंक है। और उस पर आइसिंग इन द केक ये है कि ये ट्राइबल्स की लैंड्स तो है नहीं जिसको लूट भी लो और दुनिया को पता भी नहीं लगेगा। मुसलमानों की है तो उसकी पब्लिसिटी भी करनी है, ताकि उससे एक जो इनका खास वोट बैंक होता है वो इनके साथ कंसोलिडेट भी हो। तो इसीलिए इसकी पब्लिसिटी करके इसको ओपनली किया भी जा रहा है। हालांकि पेसा एक्ट एक तरह से जल जंगल जमीन ट्राइबल्स की जो बचाने आया था, उसका इस्तेमाल खुले आम ट्राइबल्स की जमीनें छीन के उनको इंडस्ट्रीज को देने का हो रहा था। वही काम वक्फ के इस अमेंडमेंट बिल में भी करने की सरकार कोशिश कर रही है। एक ऐसा पॉइंट क्या है इस संशोधन बिल में जिसको लेकर सिर्फ और सिर्फ कहा जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, अब्दुल को परेशान करने की कोशिश? नहीं, ये पूरे देश में, देखिए ये मैंने आपको बताया ना, SC ST माइनॉरिटीज सबको परेशान कर रहे हैं, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध को सबको कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों की को जो ये तंग करते हैं उसकी पब्लिसिटी करके इनको डबल बेनिफिट मिलता है, आइसिंग ऑन द केक मिलती है, इसलिए इसकी पब्लिसिटी भी ज्यादा करते हैं। ये फर्क है दोनों में। हालांकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सिख क्रिश्चियंस के साथ भी यही हो रहा है, बौद्ध कम्युनिटी के साथ भी यही हो रहा है। बौद्ध कम्युनिटी के साथ तो बहुत सालों से ऐसा ही हो रहा है। तो मुसलमानों के साथ अपनी अत्याचार और ज्यादतियों की पब्लिसिटी भी की जाती है। ना पेसा एक्ट में कुछ ऐसा है जो ट्राइबल्स का भला हो, ना वक्फ एक्ट में जो ये अमेंडमेंट आ रहे हैं उसमें कुछ भी ऐसा है जो इसकी जो टारगेट ग्रुप है, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी। जिस पर आपत्ति है कि जब ये नया संशोधन बिल आएगा तो उसमें जो मेंबरशिप होगी वो वक्फ के ज़मीनों को लेकर जो सदस्य हैं उसमें वो गैर मुस्लिम हो जाएंगे, और जब गैर मुस्लिम हो जाएंगे
तो आसानी से उसमें कुछ भी करा सकते हैं, हवन पूजा पाठ कुछ भी हो सकता है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो अगर मुस्लिम भी है तब भी ऐसा ही हो रहा है, वक्फ की प्रॉपर्टीज तो लूटी जा रही है, मगर लेकिन उसको एक फॉर्मली, मतलब आरएसएस अपने जो सो कॉल्ड उनके मनुवादी मानसिकता के डायरेक्ट लोग, नागपुर से जुड़े हुए लोग होते हैं जो कि दिखाने के लिए भी मुस्लिम समाज के ना हो, उनको रखने की साजिश है, जो सीधा का सीधा ये कह सकें कि ये मस्जिद जो है मंदिर है, क्योंकि ये वक्फ के अंडर आती है, हम इसको डिक्लेयर ही मंदिर कर देते हैं। ये काम करने के लिए सरकार ने ये चाल चली है, ताकि एक तरीके से एक कम्युनिटी की बेइज्जती भी की जा सके, या ये भी बताया जा सके कि देखो हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने का हौसला और हिम्मत रखते हैं, मतलब उसमें कोई भी हम इंसाफ, बराबरी, संविधान की कोई भी बात का कोई ख्याल नहीं रखेंगे, आर्टिकल 26 को हम श्रेडर में डाल सकते हैं। ये सरकार ये मैसेज देना चाह रही है भारत के संविधान का, बाबा साहब के। एक बात बहुत तेजी से फैल चुकी है कि जब ये कानून आ जाएगा, जब इम्प्लीमेंट होगा, तो जो मस्जिद हैं, दरगाह हैं, मदरसे हैं, वो सब नहीं रहेंगे, सब खत्म हो जाएंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप सर वकील हैं, सीनियर वकील हैं, ये इस तरह की बातें बहुत फैल रही हैं इस समय। इसमें कोई शक और शुबा करने की गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि ये काम तो पहले से ही हो रहा है, लेकिन सरकार नहीं, मनुवादी ताकतें अपने मुस्लिम नाम के लोगों के थ्रू करती थी, अब डायरेक्ट अपना आदमी रख के करेंगी। वो बहुत तेजी के साथ होगा, फर्क सिर्फ इतना है, क्योंकि देखिए अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं आपको थोड़ा वक्फ का बैकग्राउंड बताऊंगा। हमारे बिल्कुल जितने भी पब्लिक डोमेन में नेता हैं, सर, मैं चाहता हूं कि जो बहुत कम पढ़ा लिखा है या बहुत कम अपने दूर दराज इलाकों में रहता है, ग्रामीण क्षेत्रों में उतना नहीं जानकारी रखता है, उनको थोड़ा सरल भाषा में वक्फ के बारे में बता दिए, इससे दूध का दूध पानी का पानी। नहीं, ग्रामीण इलाकों में रहने वालों की बात नहीं है, जो बहुत ज्यादा वक्फ के बारे में जानते भी हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो, जी जी, वो भी वक्फ का कॉन्सेप्ट ठीक से नहीं समझते हैं। मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। कोई इसको ये बता रहा है कि ये एंडाउमेंट होती है, यानी बहुत बड़े बड़े नेताओं को ये सब बातें करते सुना है, किसी को वक्फ का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। बता दीजिए सर आज। तो ये पहले समझने की बहुत आवश्यकता है, उसके बाद तो किसी कॉज को चैंपियन करना चाहिए। हमारे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुस्लिम समाज में खास तौर पे ये है, हालांकि दूसरे समाजों में भी है, जो लोग जिस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते उस फील्ड में टांग अड़ाते हैं और अपने आप को ये भी बताते हैं कि नहीं हम इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं ही, उससे सबसे ज्यादा नुकसान होता है। उनको ना तो वो वक्फ का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, ये हमारे बड़े बड़े आलिम भी इस तरह की बातें करते हैं। मुझे कई बार हैरानी होती है कि वक्फ का मतलब वो क्यों नहीं समझा पा रहे, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं। वक्फ को समझाने में मुस्लिम समाज भी कामयाब नहीं हो पाया, बिल्कुल नहीं हो पाया, मतलब हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बिल्कुल नहीं हो पाया, वो उसका सही कॉन्सेप्ट अभी तक समझा ही नहीं पा रहे हैं। देखिए वक्फ कोई ये नहीं है कि कोई, वक्फ एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, परमानेंट डेडिकेशन का, अपने आप से एलिनिएट करके कोई प्रॉपर्टी या किसी प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा हक जो है वो मैं अपने आप से अलग करके, जुदा करके किसी एक दूसरे काम के लिए परमानेंटली डेडिकेट, यानी कि उसको मैं परमानेंटली दे दूं अपने से अलग करके। ये जैसे मेरा चश्मा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। ऐसे समझिए कि ये हमारी जमीन है, ये जमीन हमारी है, हमने आपको ये जमीन दे दी, ये जान करके आप मस्जिद बनाएंगे या मदरसा कुछ भी करेंगे नहीं, उसके लिए ये वक्फ नहीं है। हाँ, वही मैं समझा वही समझा दिए सर। वक्फ का प्योरली मतलब है ये एक जनरल टर्म है, जो जैसे ये मेरी जमीन या मेरा चश्मा है, ठीक है, ये मैंने चश्मा अपने, अभी तक मैं इसका मालिक हूं, मैंने ये चश्मा अपने जेब से निकाल के यहां रख दिया कि ये चश्मा अब इस टेबल पे रखा रहेगा, लोग इसको देखेंगे बस, और इस पे अब मेरा भी कोई हक नहीं रहेगा। अब मैं इसके लिए ये भी कह सकता हूं कि इसको उठा के मैं पढ़ सकता हूं, लेकिन अब ये मेरा नहीं रहा। इतने के लिए मैं वक्फ डीड बना सकता हूं कि इस चश्मे को या इस प्रॉपर्टी को जो मेरी थी, अपनी मेरी मेहनत की कमाई की, किसी और का उससे कोई मतलब नहीं था, मैंने मेहनत से अपनी कमाई, और मैं इसको अब इसलिए छोड़ देता हूं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तो ये मेरे काम आएगी, मैं अगर नहीं रहूंगा तो मेरी जो औलादें उसके काम आएगी, अगर वो भी नहीं रहेंगी तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगी किसी मस्जिद के लिए या यतीमों के लिए या बेवाओं के लिए, उनके काम आएगी। तो जिस दिन मैंने इस जमीन के लिए वक्फ की ये जगह, मतलब जो जमीन मेरी थी, जो मैंने ये कहा है ये मेरे ही काम आएगी, उस दिन से
ये मेरी नहीं रही, ठीक है, ये डेडिकेट हो गई एक सवाल किसी उठता दूसरे है, पर्पस के लिए। उसका मालिक कौन होगा? वो यही वक्फ का कॉन्सेप्ट है। अच्छा। उसका मालिक मैं नहीं रहा, ठीक है, वो प्रॉपर्टी है एक खास काम से काम आएगी जिसको मैं लिखूंगा, और उसके लिए मैं कोई मुतवल्ली यानी कि कोई अपना मैनेजर भी बना सकता हूं, या मैं खुद भी मैनेजर बन के वो काम कर सकता हूं। लेकिन अब मैं ये नहीं कह सकता कि अब मैं इस प्रॉपर्टी को वापस अपने पास ले लूं, ये मुझसे परमानेंटली एलिनेट हो गई सर प्रॉपर्टी। एक सवाल, क्या अब ये भी हो सकता है, सुनिए, हाँ। कि अगर ये इस काम के भी आ सकती है कि मैं इससे क्रिकेट के मैच खिलवाऊंगा, ठीक है, मेरे से चली गई, लेकिन अब मैं इसको वापस नहीं ले सकता नहीं ले सकते। कि नहीं मैं इसका अब क्रिकेट का मैच नहीं खिलवाऊंगा, मैं इस पे हॉकी का मैच खिलवाऊंगा, नहीं। अगर मैंने वो डीड कर दी इस काम के लिए तो वो मुझसे भी एलिनिएट हो गई। ये है सिर्फ वक्फ का कॉन्सेप्ट। अब वक्फ अलग अलग तरह के होते हैं। जो मेन जो मुस्लिम समाज में जो दो वक्फ, ये मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं, टाटा सन्स एक कंपनी है ना, जो वो भी एक ट्रस्ट चलाता है, उसी तरह का बात है एंट्रस्टमेंट। तो पूरी दुनिया ने इस्लाम के इस वक्फ के कॉन्सेप्ट से सीख के बहुत सारे जगह फायदा उठाया, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि ये सिर्फ मस्जिदें और मदरसे बनाने के वक्फ कहते हैं। अब मैं वो वक्फ अलल औलाद होता है। वो इसलिए होता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे बच्चों को जाएगी, ठीक है, बच्चों से इस काम के लिए काम आएगी, घर बनाने के काम आएगी, उनके लिए पढ़ाई लिखाई के काम आएगी, तो पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, रह ही सकते हैं उस प्रॉपर्टी में। ये नहीं कर सकते कि उसको बेच के वो किसी और काम में लगा। ये है परमानेंट एलिनिएशन और परमानेंट डेडिकेशन का कॉन्सेप्ट। अब ज्यादातर जो वक्फ किए हैं लोगों ने, या तो अपनी औलादों के लिए किए हैं मुस्लिम समाज के लोगों ने, या किसी पायस काम के लिए या सोशल कॉज के लिए, जैसे बेवाओं और यतीमों के लिए ज्यादातर वक्फ लोग जमीन करते हैं, या किसी मस्जिद के रखरखाव के लिए, या किसी मस्जिद के लिए बनाने के लिए जगह, या किसी खानका, दरगाह, कब्रिस्तान, ये सब बनाने के लिए, या किसी कब्रिस्तान के लिए। ये प्रॉपर्टीज मेरी 50 दुकानें थी, इससे जो इनकम आएगी वो कब्रिस्तान के रखरखाव में आएगी, मस्जिद के रखरखाव में आएगी। अब ये जमीन में वापस नहीं ले सकता। तो एक दो कॉन्सेप्ट बहुत अहम है इसमें। तो जो वक्फ इल्लल्लाह होता है वो परमानेंटली डेडिकेट किसे हो जाता है? अल्लाह को। अब ये परमानेंटली डेडिकेटेड चीज परमानेंटली उसी काम के लिए लगी रहेगी। ये है वक्फ का जो इस्लामिक नजर से जो कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए वक्फ एक्ट बने। अब इससे पहले भी, अंग्रेजों के आने से पहले भी वक्फ के लिए जो कानून थे, जब उससे पहले के बादशाह और राजा थे, तो उनके काजी या उनके न्यायालय होते थे। तो वक्फ की जो डिस्प्यूट होते थे वो न्यायालयों में जाते थे, काजी की अदालत में या दूसरी अदालतें जो भी न्यायालय बनेंगे, और वो उसका निपटारा उनके जो प्रॉब्लम्स या उनमें डिस्प्यूट होते थे उसमें होते थे। जब अंग्रेज आए तब भी यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन 1894 में एक जजमेंट आई जो वक्फ अलल औलाद के बारे में, एक प्रीवी काउंसिल से जजमेंट आई। उसमें ये एलिनिएशन, परमानेंट एलिनिएशन वक्फ अलल औलाद को नहीं बताया, और ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो परमानेंट एलिनिएशन नहीं है तो उसको सरकार भी ले सकता है और कोई और भी उसको ले सकता है। अगर किसी, जो केस था वो यही था कि किसी की एक प्रॉपर्टी वक्फ अलल औलाद की, उसके बाद किसी और ने उस पर अपना हक जमा दिया क्योंकि उसके बच्चे समाप्त हो गए थे, उसकी लाइन जो डिसेंडेंट्स की थी वो खत्म हो गई। तो ये प्रीवी काउंसिल ने कहा कि ये परमानेंट एलिनिएशन वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं, क्योंकि वक्फ अलल औलाद था। बच्चों के बाद क्या, तो वक्फ नहीं है तो ये जमीन फिर सरकार भी ले सकती है और कोई और भी ले सकता है। तो उस पर बहुत बड़े एजिटेशंस हुए थे कि ये इस काम के अलावा अगर खर्च होगी, इस्तेमाल होगी प्रॉपर्टी, तो वो फिर अल्लाह के नाम जाएगी वो प्रॉपर्टी और किसी को नहीं जाएगी, क्योंकि ये परमानेंटली डेडिकेशन है। इसमें परमानेंट एलिनिएशन वक्फ अलल औलाद में भी होती है, तो ये वापस नहीं आ सकती किसी के पास, या किसी और वो अब ये कहा जाए कि उसकी जो कोई और डिसेंडेंट्स थे सर, वो उसको वापस। बड़ा सवाल ये है कि देखिए, ये बैकग्राउंड सुनना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। एक चीज ये भी फैलाई जा रही, भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाई जो मुसलमान है वो माइनॉरिटीज है, इसके पास इतनी सारी ज़मीनें, रेलवे, डिफेंस के बाद इसके पास ज़मीनें, कब्रिस्तान, मदरसे और तमाम तरह की प्रॉपर्टी इनके पास है, जबकि वो हमारे पास होनी चाहिए थी। ये भी एक तरह का एक भ्रम फैलाया जा रहा है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसके बाद फिर एक 1913 में एक्ट आया, बहुत बड़े एजिटेशंस के बाद, कि वक्फ की ज़मीन कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, सरकार का इसमें कोई दखल है ही नहीं, क्योंकि ये मेरी ज़मीन है, मैं इससे अब
अपनी ऐशो आराम के लिए, अय्याशी के लिए भी तो खर्च कर सकता था, मेरी प्रॉपर्टी है, लेकिन मैंने ऐसा ना करके अपनी जाती प्रॉपर्टी को एक खास काम के लिए लगाया। तो सरकार का इस प्रॉपर्टी से, कोई भी सरकार हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है, उनके मालिकाना हक नहीं। उसके बाद 1913 में ये मुसलमान वक्फ जो पहला आया 1913 में, उसके बाद 1923 और 1934 में आया जो पहला वाला वक्फ एक्ट आया था, वो आया था सिर्फ इस क्लैरिफिकेशन के लिए, 1894 की जजमेंट का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। उसके बाद जो 1930 और 1934 और 1923 में वक्फ एक्ट आए, वो इसलिए आए थे कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उसको एक सरकारी मदद क्या मिल सकती है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए। मतलब सरकार की ताकत, जैसे अभी मुतवल्ली के पास तो ये ताकत नहीं होती ना, वो किसी डिपार्टमेंट से कागज निकाल ले, तो ये सब ताकत देने के लिए जो सरकार है उस टाइम की, वो उनकी क्या हेल्प कर सकती है, वक्फ प्रॉपर्टीज को ज्यादा प्रोटेक्ट करने में, उनका मैनेजमेंट करने में क्या हेल्प सरकार दे सकती है सर। इसीलिए ये वक्फ एक्ट आने शुरू हुए। अच्छा, अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये जो सरकार है जैसा करने की कोशिश कर रही है, क्या इसमें कामयाब हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल कामयाब हो पाएगी नहीं, कामयाब हो रही है, क्योंकि कोई भी ऐसा इसका जवाब या इसको रोकने की कोई ऐसी कार्रवाई हो नहीं रही है। एक कार्रवाई चल रही है देश भर में, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्कैन जारी किया, करोड़ों लोग इसमें अपना समर्थन दे चुके हैं, दे ही रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये स्कैन जो है इसके समर्थन दे दो और ये उसके बाद सरकार के पास जाएगा, उसके बाद कानून रुक जाएगा। कैसे? ये कितना सच? कैसे रुक जाएगा? यही आप तो एक समझदार पत्रकार हैं। इस देश में कानून बनता कैसे है? जो ये कानून लोकसभा में पेश हुआ, पहले लोकसभा में पेश होगा तो कानून पास कैसे होता है? जिसके पास 272 की संख्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो पास करेगा। कोई 271 भी जो लोग हैं वो पूरा गला फाड़ के चिल्लाते रहे तो क्या उसमें कुछ कर पाएंगे? ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा जेपीसी का क्या कानूनी, अभी ये बिल कहाँ है? ये बिल तो जेपीसी के पास है, मतलब जेपीसी को रेफर कर दिया गया है सरकार ने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। मैं ये सीधे सीधे बोल रहा हूं ना, मैं क्योंकि कानूनी प्रावधान बता रहा हूं आपको। जेपीसी की जो कानूनी वैल्यू क्या है? क्या सरकार जेपीसी की रिपोर्ट मारने के लिए बाध्य है? तो क्या जेपीसी में आप पूरी ताकत लगा लो, सरकार कहेगी नहीं हम जेपीसी की बात नहीं मानते, हम आगे चलो, तो यूं का यूं ही एक्ट पास हो जाएगा। चलिए, एक्ट पास हो गया, उसके बाद अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, अब जो हो रहा है वही होगा, मतलब उसकी गति 10 गुना या 20 गुना बढ़ जाएगी। अभी क्या हो रहा है पहले तो हमें ये हो रहा है कि मंदिरों मस्जिदों पे हमले हम देख पा रहे हैं, या हम ऐसी वीडियोस भी देख रहे हैं कि मस्जिदों पे जाके लोग भगवा झंडे लगा देते हैं। भगवा से दिक्कत नहीं है, जो कई लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा होने लगती है। तो ये क्यों चिढ़ाया जा रहा है? इससे माइनॉरिटीज को चिढ़ाया क्यों जा रहा है, टारगेट क्यों किया जा रहा है? इससे वक्फ एक्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। वक्फ बोर्ड में आज क्या हो रहा है, सारे वक्फ बोर्डों में देखिए, आज तक एक भी वक्फ का कानून ऐसा नहीं आया जो कि वक्फ की हिफाजत के लिए काफ़ी हो। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ 1954 से लेकर आज तक की बात कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंस इंडिया की। जी। तो एक बात तो ये समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से, क्योंकि मुस्लिम अफेयर है, अब आप ज़्यादा प्रॉपर्टी की हो गई या कम हो गई, मैंने अगर कपड़े अच्छे पहने में, गाड़ियाँ अच्छे पहन कर चलाने में, और हॉर्स रेसिंग में या जुआ खेलने में अपनी संपत्ति ना लगा के एक कॉमन कॉज को दे दी, और ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा होते गए, तो वो तो ज़मीन बढ़ती रहेगी ना। किसी दूसरे धर्म या संप्रदाय को ये कार्य करने से रोका तो जा नहीं रहा है। ये सिलसिला मुसलमानों में ही क्यों शुरू हुआ? नहीं, सब में है, सब में है, लेकिन तो ये कैसे आगे बढ़ गया इतना ज्यादा? नहीं, बढ़ गया है, अच्छी बात है। ये कोई आदमी जुआ नहीं सवाल कर रहे हैं लोग कि कैसे बढ़ गए इतना। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, वहाँ जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने जुआ नहीं खेला, खेला होगा या कम खेला या नहीं खेला, उन्होंने हॉर्स रेसिंग नहीं की, उन्होंने अय्याशी में पैसे खर्च नहीं किए। वो सब पैसे जो दूसरे रईस लोग अय्याशी में या दूसरे चीज़ों में खर्च करते थे, वो उन्होंने उसमें ना खर्च करके इसमें गुल्लक में कलेक्ट करने शुरू कर दिए। अब गुल्लक में मेरा पैसा जा रहा है, कोई बच्चा गुल्लक भर देता है, कोई बच्चे की गुल्लक भरती नहीं है, लेकिन गुल्लक तो दोनों के पास है ना भरने के लिए। तो कोई भी गुल्लक भरे, अपनी बड़ी से बड़ी गुल्लक बनाए, एक गुल्लक छोटी पड़ जाए दूसरी लाए तीसरी लाए। ये है
तो किसी को कोई मना थोड़ी कर रहा है, दूसरे लोग भी ये करें और इससे ज्यादा लैंड बैंक बनाए। तो ये अच्छाई को बुराई करके दिखाना, मतलब मैं हैरान होता हूं। और ये बात हमारा कोई भी ना नेता ना अभिनेता समझा पा रहा है। जो देश की आम आवाम है उसको भी देखने में ऐसा लगेगा ना कि ये मुसलमानों ने इतनी सारी प्रॉपर्टी कब्जा कर ली। जो मैं कमा रहा हूं, 100 रुपए कमा रहा हूं, मैं उसमें से 50 रुपए खरीद खरीद के गुल्लक में डाल रहा हूं और 50 रुपए में बचे हुए अपनी जीविका चला रहा हूं। तो इसमें किसी और का लेना देना क्या है इससे? कितना बड़ा अन्याय है कि मगर कोई भी मेरी गुल्लक पे नजर रखेगा तो ये है बुनियादी बात। कानून के द्वारा अन्याय किया जा रहा है, ऐसे कह रहे हैं? नहीं, अब हम आगे चलते हैं। अब वक्फ बोर्ड में हो क्या रहा है? जी जी। वक्फ बोर्ड में ये हो रहा है कि मुस्लिम समाज के ही लोग होते हैं उसमें। सरकारों ने भी कब्जे किए हैं जबरदस्त तरीके से, नाजायज कब्जे किए हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने सरकार के बाद सबसे ज्यादा कब्जे किए, मगर उससे ये नहीं हो जाता कि वो जस्टिफाइड है, वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। और मुस्लिम समाज में भी जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स रहे ना, अब वक्फ बोर्ड में पिछले कई सालों से कौन कौन मेंबर रहते हैं? हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुस्लिम एमएलएज, मुस्लिम लॉयर्स जो बार काउंसिल के मेंबर होते हैं, या मुतवल्लीज के मेंबर, ज्यादातर तो ये लोग होते हैं। सरकार के नॉमिनेटेड भी लोग होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोगों की होती है। और एक से बढ़कर एक लोग हैं। और वो सब अब किसी भी वक्फ बोर्ड की वेबसाइट है, वामसी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कैटलॉग करके वेबसाइट्स बना के प्रॉपर्टीज और दूसरी चीज़ों की लिस्ट वेबसाइट आ रही है। तो हैदराबाद में मुसलमानों के एक बहुत 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 बड़े नेता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आते हैं। वो मैं इसीलिए एक हैदराबाद का एग्जांपल देके ताकि आप लोगों को समझ में नहीं लेंगे। नहीं, ओवैसी साहब नाम क्या, हैदराबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब ही आते हैं ना। तो उसकी वेबसाइट पे जाएं, सब तेलंगाना की वक्फ बोर्ड की वेबसाइट पे जाएं, उसमें हैदराबाद की लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। तो 2000 के करीब एकड़ है जमीन, 1700 से ज्यादा एकड़ जमीन उस पे खुद उसमें टेबल चार्ट में लिखा हुआ है कि एनक्रोच्ड है। पिछले 25 साल से एक छत्र अधिकार है वक्फ बोर्ड पे ओवैसी साहब का या उनकी फैमिली। कोई भी तो ये कोई भी बात है या नहीं, मैं बता नहीं, बहुत अच्छी बात है ना। कि 2000 एकड़ में से 1700 एकड़ यानी कि 85% जमीन जो है इतने मजबूत लीडर के हाथ से, कलम से एनक्रोच यानी कि कब्जा हो चुकी है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और हो सकती है कोई? तो कब्जा तो नेगेटिव शब्द है, तो इससे अच्छी बात कोई हो सकती है? आपने पूछा ना अभी क्या हो रहा है और अब क्या हो जाएगा। आपने ओवैसी साहब का नाम लिया, तो ओवैसी साहब के एक लीडर हैं जो काफी जोर शोर से इस मुहिम को चला रहे हैं, जमई साहब हैं कोई, और वो स्कैन करा रहे हैं लोगों से। मैं अगर अब मुझे थोड़ा आने दी ना, लाइन बाय लाइन आ रहे हैं सबके। तो एक तो ये हो गए हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और एमएलएज भी, एक ये हो गई कैटेगरी। उसके बाद जो हमारे बड़ी बड़ी मस्जिदों पे जो हमारी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, उनमें से ज्यादातर लोग वक्फ बोर्ड की जमीनों पे बैठे हुए हैं। ज्यादातर लोग पर्सनल लॉ बोर्ड के भी और दोनों जमीयतों के भी हेड ऑफिस भी एक वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, और जो अरशद मदनी साहब ने जो दूसरा ऑफिस लिया है वो भी एक वक्फ बोर्ड की जमीन पे ही है। उसका जो किराया हम लोगों ने, और मुझे ये बताते हुए भी बताना पड़ रहा है, मैं बहुत दिन से बताता नहीं था ये, 2013 में वली रहमानी साहब जनरल सेक्रेटरी थे पर्सनल लॉ बोर्ड के। उन्होंने मुझे 2 रात का टाइम दिया था कि वक्फ एक्ट में अहमद पटेल साहब से उनकी कुछ बात हो रही, क्योंकि उस दिनों वक्फ की हम लोगों की मुहिम चल रही थी यहाँ करबला में। वक्फ का इशू हम लोग क्योंकि 10 साल से लड़ रहे हैं वक्फ के प्रॉपर्टीज के लिए, मेरे कामों की ज्यादा पब्लिसिटी नहीं होती। 50,000 बता दूं दर्शकों को, इसीलिए इस मुद्दे पर मैं सिर्फ और सिर्फ सर से ही चर्चा कर रहा हूँ। मेरे 90-95% काम की चर्चा नहीं होती, क्योंकि मैं पब्लिसिटी करने में सबसे कमजोर हूँ। लेकिन दूसरे लोग पब्लिसिटी मुझसे ज्यादा करते हैं, काम भले ही कम करते हैं। तो वक्फ की लड़ाई सबसे मजबूती से दिल्ली के जोर बाग में हमने 50,000 करोड़ की जगह जो करबला की जमीन थी उसको बचाने में मेरा एक बहुत अहम भूमिका रही। मगर उस समय अहमद पटेल साहब उस पर कब्जा कर रहे थे, तो वो वक्फ के नाम पे बहुत ज्यादा प्रेशर में थे। तो वली रहमानी साहब ने उस टाइम अहमद पटेल साहब को मनाया कि हम कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, और वक्फ के 2013 के जो सजेशंस है ज्यादातर उसमें से वो 50% से ज्यादा मेरे सजेस्ट किए हुए 2 रातों की मेहनत से। हालांकि 50% और भी सजेशंस थे जो नकार दिए गए, नहीं माने गए, नहीं तो वक्फ की जो कमियां थी उसको दूर करने में काफी मददगार होते। खैर, तो चुन चुन के सरकार ने जो हमने इंप्रूवमेंट्स की थी 2013 में,
वो मेरी वाली इंप्रूवमेंट्स को खास तौर से निशाना बना के खत्म किया गया। ये सरकार कर रही है। लेकिन अब सरकार कह क्या रही है, बुनियादी बात, अब हम सरकार के बिल पे आ जाते हैं। ठीक। तो अब हमारी जनता को ये तो समझ में आ जाना चाहिए पूरे देश की कि जो वक्फ बोर्ड में जो मेंबर्स बैठे हैं वही लोग जिम्मेदार हैं वक्फ का बेड़ागर्क करने में, ज्यादातर 95% से ज्यादा। और जो दिल्ली के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, ये बहुत लोग ये कह रहे हैं ना कि वो जेल चले गए, जो उन्होंने कारनामे किए हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड में, वो 5% भी सीबीआई और जो दिल्ली की जो एंटी करप्शन ब्यूरो है ना, उन्होंने 5% भी जो सबूत उनके पास, कुछ ज्यादातर सबूत हम लोगों ने दिए थे, वो इकट्ठा करके रिकॉर्ड पे नहीं लाए। वो अपने राजनीतिक मकसद से उनको जेल भेज रहे हैं, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी रिकवर करने के लिए ना सीबीआई कुछ कर रही है, ना एंटी करप्शन ब्यूरो ने किया, ना एलजी साहब ने कुछ किया। ये है सच्चाई। तो 5% भी उनके जो गुनाह थे वो रिकॉर्ड पे नहीं है, वरना उनकी जमानत होने का 1% भी चांस नहीं है। इतना गड़बड़ उन्होंने दिल्ली में किया। दिल्ली 1/3 दिल्ली वक्फ की लैंड है। और मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लगता है लोगों को, लेकिन 100% सच है कि मैं किसी भी वक्फ बोर्ड की ईमानदारी का पैमाना इस चीज को मानता हूं। फॉर्मूला ये है, क्या? अगर किसी भी राज्य में हर एक मुस्लिम परिवार करोड़पति है, यानी कि 1 करोड़ का मालिक है, तो उस राज्य का वक्फ बोर्ड ईमानदारी से काम कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो उस राज्य के वक्फ बोर्ड के लोग जो हैं वो बेईमानी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम जैसे नहीं। एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल जैसे दिल्ली की 1/3 जमीन जो है, ठीक है, वक्फ है। 1/3 दिल्ली की जमीन का मतलब आप समझ सकते हैं। बहुत। हैदराबाद की मैंने अभी 2000 एकड़ बताई है ना आपको, जो सब कुछ लुट पिट के 2000 एकड़ तो अभी लिखी हुई है वेबसाइट पे, जिसमें से 1700 एकड़ एनक्रोच्ड है, वो एक अलग बात है, लेकिन है तो 2000 एकड़। 2000 एकड़ हैदराबाद में का मतलब आप समझते हैं, कुछ और करने की जरूरत है। हम तो बल्कि जो दूसरे गरीब लोग हैं ना, अगर वक्फ को ही ठीक से हम मैनेज कर लें, मुस्लिम का, इतने हमारे बुजुर्ग छोड़ गए हमारे लिए, तो हम दूसरे जो कमजोर तबके हैं ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दूसरे लोग, उनके भी जो उनकी वेलफेयर के काम है, कुछ ना कुछ उनको भी हम कंट्रीब्यूट करने की ताकत वक्फ रखती है। लेकिन हो क्या रहा है कि वक्फ की कोई भी फायदा, अगर कोई 1 करोड़ रुपए की चीज है तो हमारा कोई भी मेंबर या ज्यादातर मेंबर उसको 10 रुपए में बेचने के लिए तैयार रहते हैं। ये हाल वक्फ बोर्ड का है। तो अब सरकार क्या कह रही है, और किरण रिजिजू साहब का मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो एक ट्राइबल हैं और उसके बाद उन्होंने इतनी सारी ऐसी बातें बोली जो कि सच नहीं कही जा सकती। और माइनॉरिटी मिनिस्टर भी हैं। माइनॉरिटी के मिनिस्टर तो हैं ही, लेकिन वो तो कोई भी हो सकता था, लेकिन एक ट्राइबल व्यक्ति से इतनी ज्यादा ऐसी बातें जो सच ना हो बोलते हुए, मुसलमान तो होना चाहिए था माइनॉरिटी मिनिस्टर। अभी वो एक अलग बात है। मैं तो ट्राइबल को बहुत इज्जत की नजर से देखता ना, क्योंकि वो लोग ज्यादा ईमानदार और कम झूठ बोलने वाले होते हैं। उनसे ऐसी ऐसी बातें नरेंद्र मोदी जी ने कहलवाई, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा धोखाधड़ी इस वक्फ एक्ट में है। तो अब किरण रिजिजू की जो स्टेटमेंट्स थी वो ये थी कि हमने वक्फ बोर्डों से जो सजेशन लिए, ये है ना, हमने सब वक्फ बोर्ड से सजेशन लिए, तब हमने ये किया। और खुद ही उसी सांस में ये बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में जो है बहुत धांधली होती है। तो जो वक्फ बोर्ड के चोरी करने वाले लोग हैं, उन्हीं की सजेशन से ये इंप्रूवमेंट करने के लिए सजेशंस ले रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? बहुत सारी तंजीमों की बात कर रहे हैं कि हमने तंजीमों से लिए। अब ये ज्यादातर जो मैं बता रहा हूँ आपको, अभी मैंने बड़ी तंजीमों के नाम बताए आपको, वो लोग तो खुद वक्फ की जगहों पे एनक्रोचर्स हैं। जो उसकी लीज मनी है जो हम लोगों ने 2013 में बनवाई है, वो उतना पैसे दे ही नहीं रहे, बड़े बड़े इदारे मुसलमानों को। तो ऐसे लोगों से कि जो कि खुद चोरी कर रहे हैं, मतलब ये तो ये हो गया कि जो चोर है उससे ये पूछा जा रहा है कि चोरी कम कैसे करने का तरीका तुम ही बता दो। ये किरण रिजिजू साहब की पार्लियामेंट में स्पीच बोल रही है। अब मैं वक्फ का जो ये बिल अमेंडमेंट ला रहे हैं उसमें क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उसमें जो ऐड किए गए, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, यानी कि वक्फ की एम्पावरमेंट, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और उसकी डेवलपमेंट करने के लिए काम कर रहे हैं। किसकी? वक्फ की। और उसमें क्या कह रहे हैं कि सर्वे जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होगा, जो काम हमने 2013 में करवाया था, क्योंकि ज्यादातर जमीनें जो हैं वक्फ की एनक्रोच हो गई। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ जो हम लोगों ने रखवाया था, वो जो कि हमारी बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं और प्रीवी काउंसिल से लेके उससे भी पहले से लेके ये कानून चला आ रहा है
देश का, लॉ ऑफ द लैंड है, और मैंने उसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया, क्योंकि वो उस पर्पस के लिए मेरी प्रॉपर्टी भी डेडिकेट हो गई, मेरी भी नहीं रही है, इसीलिए वंस अबव ऑलवेज अबव, क्योंकि उसको मैं जो कि मालिक है ओरिजिनल वो भी नहीं ले सकता, इसीलिए वंस अबव ऑलवेज अबव का कॉन्सेप्ट आया। इसमें कोई इलॉजिकल बात है नहीं। इसीलिए वंस अबव ऑलवेज अबव का जो हमने रखवाया था ऑफिशियली लिखवा के उसको निकाला गया। फिर सर्वे का क्या मतलब है, देखिए मैंने अभी आपको हैदराबाद का एग्जांपल दिया, और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनको थोड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन इससे अच्छा एग्जांपल और सबसे अच्छी तरीके से सटीक समझने में अपना दोस्त ही मिला था एग्जांपल देने के लिए, क्योंकि वो सबसे बड़ी ताकतवर शख्सियत भी है ना, मुस्लिम लीडर सबसे बड़े हैं, जी जी। तो इसीलिए ये समझाने का मतलब नजर आने में तो सबसे बड़े हैं ही ना, सबसे ज्यादा बार एमपी जीत के आए हैं, और वो बुखर देखने में भी और बोलने में भी दोनों तरीके से मुसलमान लगते हैं, देखने में भी और नमाज पढ़ते हैं मुसलमान। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, देखने में भी और बोलने में भी मुसलमान लगते हैं। अब दिल का हाल तो वो जानता है, या दिल के हाल कारनामों से पता लगता है। हाँ तो ये जो है, इसीलिए मैं बेस्ट एग्जांपल देके बात कर रहा हूं कि जब इतनी सारी एनक्रोचमेंट है तो उसमें तो इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो इसलिए ये एक्ट आना तो बहुत जरूरी है। लेकिन क्या ये एक्ट, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि जो संशोधन बिल है वो सही है? संशोधन बिल सही नहीं कह रहा हूं मैं, इस जो एक्ट जो एक्ट आ रहा है वो पूरी तरीके से बेईमानी करने के लिए आ रहा है, वक्फ की जमीनें, वक्फ की प्रॉपर्टी चोरी करने के लिए आ रहा है, डकैती मारने के लिए आ रहा है। चोरी तो अभी भी हो रही है, निजामुद्दीन सरकार पर वो भी छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। मैं आज एक प्रॉपर्टी खरीद के रजिस्ट्री करा के तो वक्त करता हूँ, वो भी छीन ली जाएगी, जिससे मस्जिद बनाता हूँ वो भी छीन ली जाएगी। तो यही तो आ रहा है वक्त एक्ट। अगर वक्त का वंस अबव ऑलवेज अबव का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया गया तो फिर क्या बचता है? अब छीन के डाकू क्या करता है? अब ये तो डाकू के ऊपर है ना कि छीन बनाएंगे क्या? नहीं, ये डाकू की मंशा के ऊपर है ना। एक तो वाकिफ की मंशा है जिसने गुल्लक में पैसे डाले, एक उस व्यक्ति की मंशा है जो उसे लूट के ले जाएगा। ये तो उसके हाथ में है ना। अब लूटा हुआ माल का जो लुटेरा होता है वो क्या करेगा? वो तो अपने दोस्तों में बांटेगा, अय्याशियों में बांटेगा, जो भी करेगा, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों को बांट देगा। क्या होगा वो? यही होगा ना। मगर मैं आपको बुनियादी बात पे ले जा रहा हूँ, तो कि आज तक के जो कानून हैं वो भी अच्छे नहीं है। मैं उस पर वापिस आपको लेके जाना चाहता हूँ। तो एक कानून पहले, और आर्टिकल 26 जो है ना वो पूरी तरीके से लोगों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। वो ये कहता है कि कोई भी धर्म के लोग अपने धर्म के जो क्रियाकलाप हैं, कार्यक्रम हैं, वो अपने आप चला सकते हैं, पूरी आज़ादी है उन्हें। ठीक, तो ये तो प्योरली एक धार्मिक धर्म की एक परंपरा है, कल्चर की एक परंपरा है, दोनों की पूरी संविधान गारंटी देता है। ये गारंटी है संविधान की, मूल अधिकार कहें। हाँ, ये मूल अधिकार है जी। और संविधान की गारंटी है इस मूल अधिकार को सुरक्षित रखने की। इसको कोई छू नहीं सकता, पार्लियामेंट भी इसे छू नहीं सकती। ये है ये बेसिक स्ट्रक्चर। कब तक आ जाएगा ये कानून? आ ही गया, अब ये इनसे ना रुकेगा, उस तक मैं आ रहा हूं। अगर आप चाहते हैं मैं इंटरव्यू छोटा करना चाहता हूँ, छोटा नहीं करेंगे तो इसको समझने के लिए जरूरी है। तो पहला इसमें अब करना क्या चाहिए? ये QR कोड से जीरो असर। जीरो, एक मिनट, सर कह रहे हैं कि जो QR कोड स्कैन कर रहे हैं बहुत सारे लोग, जो लिंक पे जा रहे हैं, जीमेल कर रहे हैं, आपको मुझे बताया कि करोड़ों की संख्या पार हो चुकी है। तो सर ने अभी एक कथन जारी किया, कह रहे हैं कि इससे जीरो असर पड़ेगा सरकार के ऊपर। पूरी बात सुनिए। ठीक, हाँ भाई, सरकार को इससे जीरो असर पड़ेगा। नोटबंदी की थी मोदी जी ने, किसी को बताया था? कर दी थी ना? कर दी। किसी ने रोक लिया? नहीं। लाखों करोड़ों लोग लाइन में लगे रहते, रोक लिया किसी ने? समझ लीजिए बात, ध्यान से समझने की मतलब मोदी जी जो चाहेंगे वो कर लेंगे। ऐसा उनका रवैया रहा है। और आज की डेट में जो अत्याचार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुसलमानों के ऊपर हो रहे हैं ना, जिनकी संख्या बढ़ गई है, 240 सीटें आने के बाद बढ़ गई है, वो इस बात को साफ तौर पे दर्शाता है कि वो बिल्कुल भी रुकेंगे नहीं किसी भी काम से। कोई इस गलतफहमी में है तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। मैं साफ साफ लफ्जों में बता, तो सॉल्यूशन के लिए भी आपके पास मैं जो लोग हाँ, इस समस्या का हल ढूंढ रहे थे, आपसे सुन के कम से कम राहत महसूस करते। नहीं, महसूस करेंगे, समस्या का हल भी चाहिए। लेकिन अगर आपको यहाँ से मुंबई जाना है तो मुंबई की डायरेक्शन में, वेस्ट में उधर साउथ में जाना पड़ेगा।
साउथ वेस्ट की तरफ। ठीक। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो मुंबई नहीं पहुंच पाएंगे कभी भी। तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये मुंबई जाने का डायरेक्शन है, इससे आप वक्त को बचा नहीं पाएंगे। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं। अब मैं आगे चलता हूं। इसके बाद आप ये क्यूआर कोड में करके कुछ एक चीज का तो है कि इसमें अवेयरनेस बन गई, और इन लोगों की तंजीम में इतनी ताकत है कि वो एक अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। इससे वक्त को जो बचाने का काम है वो हम जैसे लोगों का आसान हो सकता है। लोगों में अवेयरनेस आ गई, इतना भर काम हुआ है। लेकिन ये अवेयरनेस के बाद अगर हम सो गए, हमने कहा भाई हमने क्यूआर कोड करके, ये आसान रास्ता था, खत्म, हमारी जिम्मेदारी पूरी, मौलानाओं ने और बड़े बड़े लोगों ने बोल दिया है, क्यूआर कोड करके हमने वक्त बचा लिया, तो 100% वक्त की 1 इंच भी जमीन इस देश में आने वाले कुछ सालों में नहीं बढ़ेगी। 1 इंच भी जमीन, मस्जिद, कब्रिस्तान, वो सब वक्त की जमीनें ही हैं। मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ। ये रुकेगा कैसे? रुकेगा तब जब, अब आर्टिकल 26 में, और जो कोई भी कानून बनता है उसका बेसिक पर्पज ये होता है कि जो उससे इफेक्टेड पार्टीज हैं वो प्रपोजल देता है कानून बनाने। ठीक, जैसे अगर डॉक्टरों के बारे में कोई कानून है तो डॉक्टर बना के देते हैं कि ये हमारा कानून ऐसा चाहिए, सरकार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेपीसी वगैरह उस पर ध्यान तब लगाते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट में जाता है। तो उसी तरीके से पहला काम जो हम लोग कर रहे हैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, जो मेरी संस्था है, पहला काम हम ये कर रहे हैं कि हम मुस्लिम कम्युनिटी का वक्फ एक्ट बना रहे हैं, जो आज तक कभी नहीं बना। ये हमारा मॉडल है। या बन गया? नहीं, बना रहे हैं, वो इतना आसान काम नहीं है। और मैं भी कोई बहुत ज़्यादा सब कुछ मेरे अंदर ही समा गया है, या सब चीज़ों का दिमाग मेरे अंदर आ गया है, ऐसी गलत फहमी में मैं जीता नहीं। मैं खाका तैयार कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पर लंबे टाइम से काम किया है, और सारी चोरियाँ, और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इस देश में अगर कोई है वक्फ की प्रॉपर्टीज छुड़ाने वाला, तो ये मुझे बोलनी इसलिए पड़ रही हैं बातें, अब तक नहीं बोली हैं, तो वो मैं हूँ, ताकि लोगों को पता लगे कि इस फील्ड में एक्सपर्ट कौन है। देश में सबसे ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टीज जिसने आज़ाद कराई है वो मैं हूँ, मुझे इसका तरीका आता है, मैं इसका एक्सपर्ट। ये है कि जो ये कानून अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तब भी कई लोग ऐसे हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प रहे हैं। 100%, कई लोग नहीं, मैं आपको अभी तो 85% का एग्जाम्पल दिया है, इसीलिए हैदराबाद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जहाँ सबसे पुख्ता आदमी है हमारा, वहाँ ये हाल है 85% हैदराबाद में ही गायब है, उनकी वेबसाइट के हिसाब से। मेरा कथन नहीं है ये उनकी वेबसाइट डिक्लेयर कर रही है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, पहला काम है उसको खाका तैयार करना, उसका खाका तैयार करके हम उसको पब्लिक डोमेन में लाएंगे, सब लोगों के सजेशंस लेंगे और एक फाइनल शेप देंगे। उसके बाद आंदोलन, उसके बाद आंदोलन होगा कि ये एक्ट हमें चाहिए, चाहे तो ये सर। लगता है मुस्लिम समाज सड़क पर उतर पाएगा? नहीं, मुस्लिम समाज ने ही, और मुस्लिम समाज की महिलाओं ने ही सबसे पहले सड़क पे उतर के सरकार की जो हमला था ना सबसे बड़ा, सीए एनआरसी लाने का, जिससे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध की सबकी नागरिकता, पढ़ाई लिखाई का अधिकार, प्रॉपर्टीज छीनने का जो साजिश थी उसको नाकाम किया था। बाकी लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग बाद में जुड़े थे, मुस्लिम महिलाओं ने शुरू किया था। किसानों ने उसी आंदोलन से सीख कर नरेंद्र मोदी जी से अपने कानून वापस करवाए थे हाथ जोड़ के। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, लेकिन ये काम सिर्फ मुस्लिम समाज के करने का नहीं, आंदोलन होगा 3-4 मुद्दों को साथ मिला। मेरी सब जगह सब बात चल रही है, आंदोलन होगा बैकलॉग को लेकर, जो SC ST OBC का बैकलॉग है, नौकरियों का और पढ़ाई में जगह का, जो करोड़ों जो बैकलॉग बाकी है, उसका बैकलॉग होगा। SC ST एक्ट जो कमजोर कर दिया गया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, उसका। तीसरा मुद्दा होगा हमारा जो SC ST सब प्लान है, जो इतना सामर्थ्य रखता है, जैसे मैंने मुसलमानों के लिए वक्फ का एग्जांपल दिया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के हर परिवार को करोड़पति बनाने का प्रावधान है SC ST सब प्लान में, जिसको सरकारें जहां भी SC ST कम्युनिटी का पैसा डकैती मार के खा रही हैं 40-45 साल से। तीसरा मुद्दा है। चौथा मुद्दा वक्फ का होगा कि हमारा ये वक्फ का कानून, और ये 3 मुद्दे मिलाकर ज्वाइंट आंदोलन होगा। उसमें सिख कम्युनिटी भी होगी, क्योंकि इसके बाद हमला SGPC के ऊपर होगा, उनकी प्रॉपर्टीज, और क्रिश्चियन और बौद्धिस्ट कम्युनिटी के लोग भी होंगे, क्योंकि उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, आगे टारगेट और है। ये टारगेट है, ये सब मिलके आंदोलन करेंगे हमारी ये 5-6 डिमांड्स को लेकर। सर एक चीज यहाँ पर एक सवाल ये है,
तो चाहे तो ये सरकार आपने कहा कि आंदोलन ही रास्ता है। बस एनआरसी सीए में जिस तरीके से जागरूकता हमने देखी, महिलाओं में गजब का उत्साह था, उसके खिलाफ जो उग्र आपने देखा था, क्या लगता है कि जो मुस्लिम महिलाएं खासतौर से वक्फ कानून के खिलाफ इतनी जागरूक हैं? मैं ये कह रहा हूँ ना, ये क्यूआर कोड से इतना बार फायदा हुआ है अब, लेकिन उसका अगला काम जो है वो आंदोलन ही है। और सीए एनआरसी के टाइम पे हमारे सारे बड़े बड़े नेताओं ने, सारी बड़ी बड़ी तंजीमों ने जी तोड़ सरकार से मिलकर कोशिश कर ली थी कि किसी तरीके से आंदोलन विफल हो जाए, लेकिन वो विफल नहीं हुआ आंदोलन। एक लाइन सर, क्या ये जो कानून सीए एनआरसी से भी खतरनाक है? नहीं, सीए एनआरसी का कानून इससे ज्यादा खतरनाक। वक्त तो अपने आप ही चला जाता ना, उसमें फेल हो गए तो अब ये छोटे हथियार चला रहे हैं आरएसएस और बीजेपी वाले। वो तो सबके प्रॉपर्टी का राइट ही चला जाता। जब आप नागरिक ही नहीं हो तो वक्त क्या बचेगा आपका? वो सबसे बड़ा हमला था। उससे भी बड़ा हमला अगर कोई है वो है ईवीएम का। सबसे बड़ा हमला है पेपर बैलेट को खत्म करके ईवीएम से चुनाव कराने का, उसके बाद सीए एनआरसी, उसके बाद ये सब चीजें आती हैं, चाहे वो बैकलॉग का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों की जमीनें हड़पने का मुद्दा हो, या कोई भी मुद्दा हो। लेकिन अब नीचे से ऊपर जब ये चीजें जा रही हैं, सर इसका सोल्यूशन क्या माना जाए? आखिरी सवाल है, इसका हल क्या है ये बताइए लोगों को। पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इससे फायदा नहीं हुआ तो? इससे फायदा ना हुआ हो, आज तक ऐसा कोई मिसाल मेरे सामने है नहीं। अब आगे अगर ऐसा होगा तो वो पहला एग्जाम्पल होगा। लेकिन मैंने आपको मुस्लिम समाज डर रहा है, थोड़ा डर रहा है, तो फिर इससे मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे ये सब छिनवा के फिर एनआरसी भी आ जाएगा, नागरिकता छिनवा के फिर बहादुर बन लेंगे। क्या दिक्कत है? डर मुस्लिम समाज बिल्कुल नहीं रहा है। डरा, उनमें डर पैदा कर रहे हैं हमारे लीडर, जो बुज़दिल हैं, जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं आरएसएस और बीजेपी के साथ, जो कब्जा करके बैठे हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज पे। अब जैसे मेरा प्रावधान एक ये इसमें होगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो भी चुराएगा उसको उम्र कैद की सजा होगी, अमानत में खयानत करने की। तो अब ये किसको अच्छा लगेगा? अभी मैंने जो एग्जाम्पल दे रहा हूं, उम्र कैद की सजा होगी तो वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, जिन्होंने ये सैकड़ों, हजारों, लाखों एकड़ जमीनें अपनी कलम से दी हैं लिख के, वो सब तो उम्र कैद में जाएंगे, जेल में, और वो जमीनें फिर भी वापस आएंगी। तो इसमें अब जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं उन सबके ऊपर भी तो तलवार लटकेगी, इसीलिए वो सपोर्ट नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में जो हेरिटेज हैं या बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं वो नहीं दिखेंगी। नहीं तो वो मैं आपको बताता रहा हूँ, बड़ी बड़ी मस्जिदों को कब्जा कराने में तो हमारे अपने लीडर्स का हाथ है। 400-500 साल पुरानी मस्जिदें। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, आज तक कोई आंदोलन जो मुसलमानों को सड़क पे नमाज पढ़ते हुए, लात मारते हुए हम सब देखते हैं, मस्जिदें इतनी हैं जो पुरानी मस्जिदें हैं। क्या जो एएसआई के तहत मस्जिदें गई हैं उसमें अगर नमाज पढ़ने के लिए खोल दी जाए तो क्या सड़क पे नमाज पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी किसी को? किसी ताला लग चुका है? कौन सी मस्जिदें नहीं है जिसपे ताला लग नहीं लगा? लाल किले, जामा मस्जिद पे भी जो हालात चल रहे हैं, जल्दी नंबर आ रहा है उसका भी वहां भी बता रहे हैं 30,000 मस्जिदों की लिस्ट है। ये मथुरा काशी के बाद जामा मस्जिद का नंबर है। मथुरा के बाद 30,000 मस्जिदें, वो लिस्ट तो वो लिस्ट तो जारी कर रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग। ये कोई मैं अपनी जेब से या अपने घर से नहीं बता रहा हूं। ये मथुरा का केस क्योंकि हम कर रहे हैं तो इसलिए उस पर हम हमले सारे सक्सेसफुली झेल पा रहे हैं, वरना काशी का क्या हाल हुआ है और उससे पहले बाबरी मस्जिद का क्या हाल हुआ है। अभी जस्टिस अंसारी ने जो यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ऐवान गालिब में अभी 10 दिन पहले, उसमें बोला था कि आज तक ये बड़ी बड़ी तंजीमें, और ये बात मुझे खुशी हुई कि मेरे अलावा भी इतने बड़े जज जो हैं, जो चीफ जस्टिस रहे हैं पटना हाई कोर्ट के, वो बोल रहे हैं कि ये जितनी भी तंजीमें हैं आज तक एक भी केस जीती क्यों नहीं है, सारे केस हारती क्यों हैं? ये कोइंसिडेंस है या इसके पीछे? आखिरी सवाल, जो लोग घबराए हुए हैं खासतौर से माइनॉरिटीज, उनको राहत कैसे देंगे, दिलासा दे पाएंगे आप? मैं तो दिलासा देने वाला कौन होता हूँ? अपनी बातों से कुछ, अगर मैं कोई नहीं होता हूँ। अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति को जो उनसे ये कहता है पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करना उन्हें, अगर उसे वो कैसे कहूँ, उसको पूरी तरीके से नकार देंगे, वो बोल देंगे तुम बेईमान और चोर हो, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। राजा साहब ठीक कह रहे हैं, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने लड़ के सबसे ज्यादा जमीनें छुड़ाई हैं।
हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। किसकी मजाल है जो वक्फ की एक प्रॉपर्टी पे भी टेढ़ी नजर कर ले, किसकी मजाल है जो बुलडोजर का सपना भी ले ले, किसकी मजाल है जो मॉब लिंचिंग कर जाए। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो व्यक्ति आपको ये बोलता है हम पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, उसको पूरी तरीके से नकार दें और ये बोलें कि आपके ऊपर हमें शक है, आप आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं।